ऐसे ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब किसी ने पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, तब जाकर बोली वो, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर दुनिया आपको सलाम करती है। तो वैसे आपके नीट के एग्ज़ाम में कुछ 45 से 50 दिन बचे, बहुत ही कम समय बचा है और आई होप आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। बट अभी एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कम टाइम में अभी जो बचा है इसमें आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स और कॉमन मिस्टेक्स जो है कुछ कर रहे होंगे। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है कि ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आप लोग कर रहे होंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो है वो इनमें से कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है वो देखो कि इसमें से आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप उसे नोट डाउन करो और आप देखो कि उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आपका वो जो मिस्टेक एकदम मिनिमम से मिनिमम हो सके। वो नीट के एग्जाम आने तक आपको पूरा बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप ये मिस्टेक करते रहोगे तो इसका जो बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा आपका नीट के एग्जाम में। और क्या हो सकता है कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है वो काफ़ी कम जा सकता है और आप जो भी एक डिजर्व मेडिकल कॉलेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या पता आप वो ना ले पाओ। तो ऐसा तो आप भी नहीं चाहोगे कि आपका एग्जाम खराब हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और देखना कि क्या-क्या पॉसिबल मिस्टेक्स है जो कि एक्सपीरियंस कर सकता है, और आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो मिस्टेक और आपको उसमें इम्प्रूव करना है, ताकि वो मिस्टेक के कारण आपका नीट का एग्जाम खराब ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ सीएमएस जीएस कोलकाता। और आज की वीडियो में हम लोग कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक्सपीरियंस कर सकता है अपने नीट के प्रिपरेशन फेज में, इसके बारे में देखेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है आपका है कि टाइम टेबल। आप लोग क्या होता होगी, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोग पढ़ते तो होंगे पर आपको कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। मतलब कि आप लोग किसी भी टाइम पे कुछ भी पढ़ रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप जैसे कि आप जब दिन में उठते हो तो आप ऐसा करा करो कि आपको क्या करना है कि आपको उस दिन आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री और बायो को। अब आप कोई भी एक जगह पे लिख लो या फिर आप अपने माइंड में रखो कि आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने, मुझे रात के सोने से पहले ये सब टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहेगा और आपको एक मतलब वो चेक मिलता रहेगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक्स आपके बाकी है, आपने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए। तो आपका नीट के एग्जाम आने से पहले पहले मतलब आपके बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आप रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके कितने टॉपिक्स बचे हैं, आपने क्या क्या कवर कर लिया। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ मेक ए प्रॉपर डेली टाइम टेबल। जब भी आप सुबह उठो तो आप उसी समय करना, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। अब नेक्स्ट एक ऐसा मिस्टेक है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, वो है कि अपना स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने स्लीप साइकिल को भी पूरा वो गड़बड़ कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी 7-8 घंटे से सोते होंगे और आप लोग को ऐसा लगता होगा कि आप जितने अभी ये आवर सो रहे हो ये बहुत ज़्यादा है और आप इसको कम कर दो तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। मान लो कि आप 8 घंटे सोते हो, फिर आप सोचने लगा कि मैं ज़्यादा सो रहा हूँ, मैं कम सो के इसको 6 घंटे कर देता हूँ, मेरा स्टडी आवर्स बढ़ जाएगा। बट ऐसा असली में नहीं होगा। पता है क्या होगा, आप 6 घंटे चलो सोना तो शुरू कर दिए, पर अगर जो 2 घंटे बचे आप उसमें पढ़ भी नहीं पाओगे, आपकी क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि आपका आपका माइंड पहले से ऐसा था कि आप 8 घंटे सो रहे हो, अचानक से 8 से 6 घंटे में जाकर आपका तो माइंड उसको कैपेबल नहीं है उस चीज़ को अडैप्ट करने के लिए। तो क्या करो, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जितने घंटे सो रहे हो उतना ही सो, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। उसके बाद जितना भी आपका टाइम बचता है उसमें आप एफिशिएंटली पढ़ो, वरना क्या होगा, अगर आप नींद कम कर देते हो तो जितना पहले पढ़ पा रहे थे आपकी एफिशिएंसी उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना स्लीप कम करो। अगर कुछ अपने साथ एक्सपीरियंस ऐसे हो गए जो कि कम स्लीप में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो रही है कम स्लीप में, तो ठीक है, आप कर लो। मेरे साथ क्या होता था कि मैं कम सो के मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं तो दिन में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करता था अपनी स्लीप, उसके बाद भी मेरी एफिशिएंसी ठीक आ पाती थी। अगर मैं किसी दिन अगर 5 या 6 घंटे सो के अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो उस दिन मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाती थी। तो आपको भी देखना है कि आपके लिए क्या बेटर सूट कर रहा है, कि अगर आप जो एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ स्लीप है जो कि 7 से 8 घंटे की, अगर वो लेके आप कर पाते हो एफिशिएंसी अपनी पूरी, तो वैसे करो। अगर कम स्लीप में अगर आपकी नहीं हो पा रही तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती करनी है ट्राई मत करना, वरना आपका जितना आपका एफिशिएंसी था उससे भी कम चला जाएगा। एक नेक्स्ट जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो है आप लोग का इनकंसिस्टेंसी से पढ़ना। मतलब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे करते होंगे कि मतलब आप लोग पढ़ाई करते होंगे, 2-3 दिन पढ़ते होंगे, फिर बीच में 2-3 दिन का गैप ले लेते होंगे। मतलब ये करके ना आपका जितना भी पहला 2-3 दिन में पढ़ाई की हो ना वो भी पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो नीट का सिलेबस है उसमें बहुत कुछ आपको याद करने की होती है। तो आप जो 2-3 दिन का पहले पढ़े हो, इनकंसिस्टेंट हो के आप 2-3 दिन का गैप ले लिए, तो आप पहले का जो पढ़े थे ना वो भी आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है ना, मान लो कि अगर आप किसी दिन बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा मत पढ़ो। जितना एक्चुअली मान लो 8 से 10 घंटे पढ़ते हो उतना नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आपको अपना स्टडी और थोड़ा उस दिन कम कर लो, 4 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, या फिर आपको जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़ो। मान लो ऐसे कर लो। अगर आपको बायो पढ़ने का मन नहीं, कुछ चीज़ याद नहीं करनी तो रहने दो, फिजिक्स करना है, फिजिक्स के फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सब कर लो। बट आपको क्या करना है, डेली पढ़ाई करनी है। भले आपका थोड़ा सा स्टडी आवर्स कम हो जाए डेली के, बट आपको डेली के डेली पढ़ाई करनी है, किसी भी दिन आपको स्किप नहीं करना है।
और वैसे भी अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तो इसमें तो आपको कोई भी दिन ऐसा स्किप नहीं करना कि आज मैं पढ़ाई छोड़ देता तो अगले दिन कर लूँगा, क्योंकि लास्ट के डेज सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ अभी लास्ट के टाइम इनकंसिस्टेंट बिल्कुल मत होना, आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ स्टडी आवर्स देने हैं अपने पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट जो बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते होंगे वो है कि अभी से आप लोग ओवर थिंकिंग करने लगा। तो मान लो कि आपका नीट एग्जाम अभी हुआ नहीं, अभी भी 2 महीने के आसपास लगभग बाकी, मतलब 50 दिन के आसपास बाकी। आप लोग पहले से सोचने लग जाते होंगे कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स मुझे क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स मुझे क्या बोलेंगे। मतलब आप इस चक्कर में क्या होता होगा कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती होगी, मतलब आपका आधा टाइम तो ये सोचने में निकल जाता होगा। तो या फिर मान लो कि आप ये भी सोचने लग जाते होगे कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया तो कितने अच्छे होंगे, सब मुझे डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाएंगे, घर में मेरी बहुत इज्जत हो जाएगी। तो मतलब ये सब भी आपको कुछ नहीं सोचना है कि मतलब एक तरफ तो आप मतलब सब आपका सेंस ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप बहुत अच्छा अच्छा सोचने लगोगे, उसके कारण भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। और एक तरफ आपका ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत डिप्रेसिंग आपका थॉट्स आएंगे, उसके कारण भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको अभी ये सब थॉट्स बिल्कुल नहीं सोचने, ये सब जो भी होगा आपको जो सोचना है सब नीट के एग्जाम के बाद 7th में के बाद हम लोग सब मिलकर सोचेंगे कि आपको क्या होगा, क्या कॉलेज मिलेगा, कैसा स्कोर आएगा, सब कुछ। अगर आपका नीट का एग्जाम खराब भी होता है तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी आपका मेन एक ही काम है कि आपको पढ़ाई करना है अच्छे से। तो प्लीज़ गाइस अभी आप लोग इन सब में टाइम वेस्ट मत करो ओवर थिंकिंग करने में कि एग्जाम के बाद क्या होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा प्लीज़ मत करना। अभी बस आपको अपने स्टडी आवर्स में फोकस करना है। सो प्लीज़ अभी आप लोग ओवर थिंकिंग मत करो और बस पढ़ाई करो। तो नेक्स्ट मिस्टेक तो ये है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग बहुत कम करते होंगे। तो जैसे आप लोग मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिर बायोलॉजी का हो गया, आपने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है कि आपको है ना जल्दी से कोई नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी से स्किप नहीं करना। आपको क्या करना है कि वो चैप्टर का कई सारे क्वेश्चन है आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने। कि नीट आपका क्या है, वो आपसे कोई थ्योरेटिकल चीज़ें तो पूछेगा नहीं, वो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में आपके क्वेश्चन देगा और आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। तो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनके ऑप्शन में कैसे ट्विस्ट किया जाता है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे होता है और आपका एग्जाम कैसे दिया जाता है। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो प्लीज़ उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। तो ही उससे आपको एक रियल एग्जाम का फील आएगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है, कैसे उसके ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो ही आपको पता चलेगा। सो गाइस प्लीज़ डोंट अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिस आफ्टर एनी चैप्टर यू रीड। सो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि एक वन ऑफ द मेजर मिस्टेक है ये भी, जो है कि आप लोग का टेस्ट ना देना। तो मतलब आप लोग क्या करते होगे, आप लोग ऐसा करते होगे, आप लोग हमेशा पढ़ते रहते होगे, आप लोग को लगता होगा कि चलो मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ, ये सब चैप्टर भी कर लेता हूँ, या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो मैं बोलूँगा भाई बहनों प्लीज़ ये चीज़ मत करो। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको नीट के एग्जाम में पता चलेगा कि अगर आप पूरा सिलेबस के चक्कर में वेट करोगे ना तो आप कभी आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो जितना जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना उस हिसाब से टेस्ट देते जाओ। वैसे तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने, क्योंकि अभी इतना आपके पास टाइम बचा नहीं है कि आप पार्ट टेस्ट दो। तो देखो अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट भी देते हो, अगर आप उसमें आपके कम नंबर आते हैं ना कि 100-150 नंबर, और आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब है, तो कोई बात नहीं, 100-150 नंबर आया तो उसको एक्सेप्ट करो कि आपकी प्रिपरेशन अभी लो है, थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन अभी वीक है। तो आप देखो आपके मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं उसमें, वहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन वीक है, तो मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ठीक है, बट टेस्ट की बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका प्रिपरेशन अगर थोड़ा सा कम है तो आप ठीक है 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद ऐसे टेस्ट दो, मतलब 1 वीक या फिर 10 दिन के गैप में टेस्ट दे सकते हो। बट अगर आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने सिलेबस को 1-2 बार रिवाइज कर चुका है, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप लोग डेली टेस्ट दो। मतलब मुझे मेरे टाइम का याद है कि मैं तो लगभग जब एग्जाम से 2 महीने पहले मैं डेली टेस्ट दे रहा था, और कुछ कुछ दिन तो ऐसे थे कि पर डे में 2 या 3 टेस्ट दिए थे मैंने। तो अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ आप लोग डेली टेस्ट देना। इसका फायदा आप लोग को नीट एग्जाम में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में से जाके रिपीट हो जाएंगे, और अगर टेस्ट देने से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अच्छा सा हैबिट हो जाएगा। आपकी जो स्पीड प्रैक्टिस है वो एमआर फिलिंग, ये सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई रिकमेंड यू गाइस प्लीज़ आप लोग टेस्ट तो प्रैक्टिस डेली करना, या फिर आपका जिस हिसाब से प्रिपरेशन लेवल है आपको उस हिसाब से आपका टेस्ट देने, मतलब आप 1 वीक के हिसाब से दे सकते हो, 10 डेज, या फिर अगर प्रिपरेशन पूरी है तो आप डेली टेस्ट देने का ट्राई करो, बट टेस्ट स्किप बिल्कुल मत करना गाइस। टेस्ट तो देते होंगे, बट क्या होता होगा कि आप लोग टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो। तो देखो अगर आप टेस्ट दो ना दो उसके बाद अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लो कि आपके टेस्ट में 150 नंबर आते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं वो सोच के कि टेस्ट मैंने दिया बट मेरे नंबर नहीं आ रहे, कोई फायदा नहीं है, उसका एनालिसिस भी नहीं करते, छोड़ देते। और अगर आप उसका एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके कौन से वीक एरियाज है। तो आप अगर वीक एरियाज पर फोकस करोगे ना तो आपका अगले बार ऐसा देखोगे आपके टेस्ट में कुछ नंबर ऐसे बढ़ने लग गए हैं। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि टेस्ट देने का प्लीज़ उसका एनालिसिस करना, भले उसको कितने भी आपको टाइम लगते हो, 2 घंटे 3 घंटे, और हो सके तो उसका जो भी मिस्टेक है आप उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, या फिर ऐसे मत करना कि आप टेस्ट देख ले उसके मिस्टेक जो भी है बस
उसको आप देख के बस रख दिए, या तो आप उसको कहीं पे प्रैक्टिस करो, ताकि आप उसको आपको वो कहीं ना कहीं आपको याद रह जाना चाहिए आपके अगले टेस्ट में, कि आप वो ये मिस्टेक वापस ना करो अगले टेस्ट में। क्योंकि अगर वही सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट टेस्ट में करोगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब सेम क्वेश्चन आपका रिपीट होंगे और आपको वही मिस्टेक हो। नीट में ऐसा क्या होगा कि आप जब बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, एनालिसिस के बाद आप देखोगे ना, अगर नीट का आधा पेपर आपके वही टेस्ट के क्वेश्चन से आ गया। तो आई रिकमेंड यू गाइस कि टेस्ट देने के बाद फिर इसका एनालिसिस भी करना। वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं कि आप लोग टेस्ट भी देते हो, एनालिसिस भी करते हो, पर आप लोग क्या करते हो ना कि टेस्ट जो देते हो तो कभी आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन फॉर्मेट में देते हो। तो प्लीज़ गाइस ये वाला मिस्टेक भी एक काफ़ी बड़ा मिस्टेक है, जो कि आप लोग में से हो सकता है कि कुछ लोग इसको मिस्टेक मानते ही नहीं होंगे। बट प्लीज़ गाइस टेस्ट जो भी आप लोग देते हो ना, प्लीज़ उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में मत देना। हो सके तो उस टेस्ट का पीडीएफ फॉर्मेट जो है, तो पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट करके आप उसको ओएमआर फॉर्मेट में दो। क्योंकि क्या होगा ना गाइस, आपका जो एग्जाम होता है उसमें आपको ओएमआर फिलिंग करना होगा, जो नीट का एग्जाम वो आपका ऑनलाइन नहीं होता है। ओएमआर फिलिंग आप लोग सबको पता है कि आपका टाइम कंज्यूम होता है अराउंड 15 से 20 मिनट्स। तो अगर आप ऑनलाइन में दोगे ना टेस्ट, आपको ये वाला टाइम का पता नहीं चलेगा और आपको एक फॉल्स होप मिलता रहेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बट ऐसा आपके साथ नीट एग्जाम में नहीं होता है। तो अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप हो सके तो पीडीएफ निकालो, सब प्रिंट आउट कर लो और आप ओएमआर फॉर्मेट में दो। अगर आपका कोई भी टेस्ट अगर आप ऑनलाइन में दे रहे हो ना गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ उसको आप स्किप कर दो, और जो भी आपका जो ऑफलाइन टेस्ट है उसी को दो प्लीज़। क्योंकि नीट आपका जो है वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, वो आपका पेन पेपर ओएमआर टेस्ट ही होता है आपका नीट का एग्जाम। तो प्लीज़ आप ओएमआर निकाल के पेन पेपर टेस्ट में ही आप टेस्ट दोगे। तो अगली मिस्टेक जो है कि वो आपका जो है आपके सराउंडिंग, आपके जो सराउंडिंग्स मान जाओ कि आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका फैमिली हो सकता है। तो आपको अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड करना है कि जो आपको ना मोटिवेट करे आपके एग्जाम के लिए, और आपको बोले कि हाँ तू कर सकता है, लेकिन तेरे में कैपेबिलिटी है। और आपको ना आपके ऐसे दोस्तों से बात ही नहीं करनी कि जो आपको बोले कि यार तू अभी भी नीट में अटका हुआ है। मान लो कि आपके 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, आपका नीट में ऐसा नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, मतलब किसी कारण से, और वो आपको बोलते हैं कि भाई तू अभी भी नीट में अटका हुआ है, मैं तो यहाँ पहुँच गया, मैं इधर कर हो गया, मेरी जॉब लग गया, मेरे प्लेसमेंट हो गए। तो आप लोगों को अगर ऐसा आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज़ अभी कुछ 2-3 महीने ना उनसे कट ऑफ हो जाओ। अगर वो आपसे अगर नाराज़ भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको एग्ज़ाम के बाद मना लेना। अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो आपसे नाराज़ नहीं होंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे। तो गैस अभी ये आपका जो नीट का एग्ज़ाम है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें आपसे है ना कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि आपका सराउंडिंग आपका बैड इन्फ्लुएंस आ जाए उसमें और आपका नीट एग्ज़ाम खराब हो जाए। क्योंकि कोई भी आपका जो पीयर्स है ना, आपके मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आप कुछ भी अगर चीज़ बोलेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और आपके वो माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ देगा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी आपका ख़राब जाएगा, या फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ करके। तो ये सब है ना, प्लीज़ आप ट्राई करो इसको अवॉइड करने का, और अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको मोटिवेट करे आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप अच्छा कर सकते हो। भले ही आपके चलो 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, या कितने भी ड्रॉप हुए, वो कुछ रीज़न के कारण हुए होंगे। हो सकता है कि आपके पहले आपका वो कोई बैड इन्फ्लुएंस रहा होगा जो कि आपको डीमोटिवेट करता होगा कि आप एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। बट कभी भी ना इन सब इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप जानते हो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो प्लीज़ अभी इन सबको 2 महीने के लिए, 50 दिन के लिए बस इन सब से कट ऑफ हो जाओ और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और अपने आस-पास है ना पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करो जो कि आपको मोटिवेट करे आपके एग्ज़ाम में। अगला मिस्टेक जो है, वो शायद आप लोग में से बहुत लोग इसको कंसिडर नहीं करते होंगे, या फिर आप लोग को पता ही नहीं चलता होगा ये आप लोग कोई मिस्टेक कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये है कि आप लोग को अपना कॉम्पिटिशन जो है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि अभी नीट 2023 होने वाला है, इसमें मेरे हिसाब से कम 19 से 20 लाख एस्पिरेंट बैठेंगे, जिसमें और सिलेक्शन कितने का होगा, मतलब गवर्नमेंट सीट कितनी है, 50 से 60 हज़ार ही, सिलेक्शन कितना हुआ, यानी लगभग कितना 2 से 3% ही हुआ। तो प्लीज़ आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है और आपको कितने के अंदर आपको रैंक लानी है, तभी जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल पाएगी। तो आप लोग सोचते हो कि कभी-कभी आप लोग 2 घंटा या फिर 1 घंटा ऐसे पढ़ लेते होगे, तो आप सोचते हो कि मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आप अगर आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ेंगे और वो आपसे आगे निकल जाएँगे। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको इनकंसिस्टेंसी के बारे में बोला था, तो मैंने उसमें आपको बोला था कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो ठीक है, आप कुछ घंटे पढ़ लो, मतलब 4-5 घंटे। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम आधा घंटा, 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और आपकी सीट ले जाएँगे। तो आपको अपना कॉम्पिटिशन जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग 20 लाख एस्पिरेंट इस बार आपका एग्जाम देंगे और 50 से 60 हज़ार सीट है, यानी कि 2 से 3% बच्चों का ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिशन को माइंड में रख के ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर अगर आपके ऊपर होगा ना, तो ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, तो आपका एग्जाम तभी अच्छा जाएगा गाइस।
तो ये कंपटीशन को प्लीज़ अपने माइंड में रख के प्रिपरेशन करना। कभी भी अपने कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी ओवर एस्टिमेट भी मत करना कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप नहीं कर पाओगे। आपको जस्ट एक बैलेंस रखना है इन दोनों के बीच में, और उसके साथ आपको प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, ये तो आई गेस मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिस्टेक होगा, जो भी कोई भी अभी अगर एस्पिरेंट्स अगर ये कर रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि उससे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट सच में ये मिस्टेक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। आई होप आप में से कोई ये मिस्टेक मत करना प्लीज़। तो ये मिस्टेक है कि आप एनसीईआरटी को अवॉइड करना। प्लीज़ एट दिस पॉइंट पे आके आपको एनसीईआरटी अवॉइड नहीं करना है। सॉरी मैंने बेवकूफ़ वर्ड का यूज़ किया, बट प्लीज़ आप लोग भी जानते हो कि एनसीईआरटी अवॉइड करना मतलब कितना बड़ा मिस्टेक है। आप लोग को सबको पता है कि नीट का पेपर जो है वो कितना परसेंट एनसीईआरटी से आता है। तो अभी आप लोग जैसे कि कुछ लोग कर रहे होंगे कि कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ रहे होंगे, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कोचिंग के मॉड्यूल्स अभी प्लीज़ मत पढ़ो। आपको उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टफ्स होते हैं जो कि आपके नीट के एग्जाम आएंगे भी नहीं। तो आप उन सब पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ो। एक तो आपकी एनसीईआरटी की बायोलॉजी आपको वो रटी हुई होनी चाहिए, मतलब कम से कम 8 से 10 बार आपको पढ़ी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी की बायोलॉजी। मुझे मेरे टाइम का याद है, मैंने 10 बार ऐसा कुछ पढ़ा था मेरे बायोलॉजी में, इसलिए मेरे बायोलॉजी में 355 मार्क्स आ पाए थे। तो अगर आप लोग को भी इतना 340 प्लस या 350 प्लस मार्क्स चाहिए बायोलॉजी में, तो आपको भी इतनी बार पढ़ी होनी चाहिए आपको एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हो वो सब अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उन सबको छोड़ दो। एनसीईआरटी खुद में पतली बुक है, उसके आप नोट्स बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी को अवॉइड बिल्कुल मत करना, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी, बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी को आप लोग रट जाना 8 से 10 बार। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और टाइम मिले तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एक बार एनसीईआरटी देख लेना, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा वेटेज है नीट में। सो प्लीज़ गाइस डोंट अवॉइड एनसीईआरटी। एक मैं लास्ट टाइम फाइनल मिस्टेक के बारे में बोलना चाहूँगा, जो कि है आपको अवॉइडिंग टॉक विद योर पेरेंट्स। तो अभी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते होंगे, जैसे वो पढ़ाई में ऐसे इतना बिजी हो जाता है कि वो पेरेंट्स से बात करना ही भूल जाते हैं। मतलब कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत ऐसे लो फेज आप आएगा कि आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे। तो उस समय आपको क्या करना है ना, कि आपको खाली अपने आप तक ये बात नहीं रखनी है। आपको क्या करना है कि अपने मम्मी से जाके, अपने पापा से जाके आपको बात करनी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो वो आपको क्या करेंगे, आपको सही से आपको बोलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। एक्चुअली क्या करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि ठीक कोई बात नहीं, अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लेना। तो आपको ना बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपको अपने फैमिली वालों से कट ऑफ करना है। आपको एटलीस्ट आपको अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है। आपको अपने पेरेंट्स से हमेशा आपको टच में रखना है। जब भी आप अपना लो फील करो ना, जैसे कि आपके टेस्ट नंबर कम आ गए या फिर कोई भी चीज़ में अगर आपको लो फील हो रहा है, तो आप वो चीज़ को आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वही आपको सही थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे, आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप कर सकते हो। तो यही आपको मैं सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग पढ़ाई में इतने इंडल्ज मत हो जाना कि अपने पेरेंट्स से कट ऑफ कर दो, उनके साथ कन्वर्सेशन ही बंद कर दो, क्योंकि वही एक आपका ओनली वही एक ऐसे इंसान है जो कि चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ। तो प्लीज़ उनके साथ तो आप कट ऑफ मत करना। तो ये थी कुछ गलतियाँ जो कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते होंगे। तो आपको देखना है कि इनमें से क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर रहे हो, और आपको उनमें इम्प्रूव करना है, ताकि आप नीट एग्जाम में जाके ये सब गलती के कारण आपका एग्ज़ाम खराब ना हो। आप भी नहीं चाहोगे कि आपका एग्ज़ाम खराब हो और आप एक मेडिकल कॉलेज की सीट खो दो। तो आपको देखना है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और उनमें वर्क करना है आपको। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा ना गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो भी इस बार नीट का एग्जाम पे देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी मैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए लाऊंगा इन्फॉर्मेटिव जो होगा आपके लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियोस चैनल की तरफ से मिस ना कर पाओ। तो प्लीज़ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है प्लीज़ उसको भी प्रेस कर देना। आप लोगों में से क्या है ना, बहुत लोग ऐसा करते हो कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, पर आपको नोटिफिकेशन उसका जाता नहीं है, क्योंकि आप बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको प्रेस नहीं करते। तो प्लीज़ उसको आप प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जितने भी जो भी डाउट्स हैं ना नीट के रिगार्डिंग, या फिर आपको अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। जितने भी आप हो सके, जितना भी डाउट है सारा डाल देना, कमेंट सेक्शन को भर दो गाइस। तो मैं कोशिश करूँगा आप जितने भी डाउट है, मैं आपके जितने भी कमेंट्स में सबका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस, एंड कीप स्टडिंग।